देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से ट्रांसफार्मर का बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखिए हम पहले बताएं कि ये जो होता है ट्रांसफार्मर का क्या है, कोर है और बना हुआ किसके रहता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में आपका आयरन भी आता है, कोबाल्ट भी आता है, निकल भी आता है, ठीक है। तो ये जो कोर बना हुआ रहता है ट्रांसफार्मर का वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना है। क्यों फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बनाते हैं, क्योंकि हमें रिलक्टेंस कम चाहिए, रिलक्टेंस कम चाहिए, रिलक्टेंस कम चाहिए तो रिलक्टेंस होता क्या है, तो रिलक्टेंस मैग्नेटिक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जो सेटअप करने में फ्लक्स को अपोज करता है, मतलब उधर जाएगा तो क्या करेगा, रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए ये है मेरा प्राइमरी वाइंडिंग, ये है मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग होता है। स्टेप अप बनाना है तो N2 का वैल्यू स्टेप अप के लिए समझिए कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए आपको नंबर ऑफ टर्न्स N2 का ज्यादा रखना होगा नंबर ऑफ टर्न्स N1 से, मतलब सेकेंडरी वाला जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा, ठीक है, वो प्राइमरी वाला से ज्यादा रखना होगा। मतलब NS रखते हैं, NS मतलब सेकेंडरी और NP मतलब प्राइमरी। तो अगर आपको स्टेप अप करना है तो सेकेंडरी वाला ज्यादा रखना होगा और स्टेप डाउन करना है तो सेकेंडरी वाला नंबर ऑफ टर्न्स क्या रखना होगा, कम रखना होगा, ठीक है। स्टेप डाउन करने के लिए अगर आपको स्टेप डाउन करना है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो सेकेंडरी वाला नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी वाले नंबर ऑफ टर्न्स से कम रखना होगा। बात समझ में आया या नहीं आया? आया? तो ये रखना होगा। अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे प्राइमरी में एसी करंट देंगे, डीसी अप्लाई नहीं करेंगे ट्रांसफार्मर, प्राइमरी में एसी करंट देंगे, फ्राइडे लॉ से, राइट हैंड रूल से, राइट हैंड थंब रूल से हम फ्लक्स का डायरेक्शन जानते हैं। फ्लक्स मेरा इस तरह से जाएगा, यहां से कट करते हुए फिर वापस प्राइमरी वाइंडिंग को भी कट करेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग को भी कट करेगा। तो दोनों जगह वापस वोल्टेज बदल होगा। यहां पे कट करने से इंड्यूस वोल्टेज V2 हो रहा है, यहां पे कट करने से वापस से इंड्यूस वोल्टेज E1 हो रहा है। अब ये फ्लक्स जो है वो रिलक्टेंस कम होने की वजह से इस कोर में ही सारा फ्लो कर रहा है। एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है, मतलब एयर में जाएगा जरूर लेकिन कौन सा, लीकेज फ्लक्स जाएगा, मतलब बहुत कम अमाउंट ऑफ फ्लक्स एयर में जाएगा, एयर में जाएगा लेकिन कम अमाउंट ऑफ फ्लक्स जाएगा, सारा फ्लक्स कोर से होते हुए ऐसे रोटेट करते हुए, ठीक है। तो यहां भी वोल्टेज डेवलप करेगा और यहां भी वोल्टेज डेवलप करेगा। अब देखिए फ्लक्स होता क्या है, फ्लक्स होता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। एमएमएफ क्या होता है, नंबर्स ऑफ टर्न्स इनटू आई, और ये रिलक्टेंस, ठीक है। तो एमएमएफ बाय रिलक्टेंस होता है। जिस तरह से इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट इक्वल टू ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस होता है, ईएमएफ होता है वोल्टेज क्या, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय रेजिस्टेंस होता है। उसी तरह से मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स बाय रिलक्टेंस होता है, ठीक है। तो यहां भी रिलक्टेंस क्या करता है, अपोज करता है फ्लक्स को सेटअप होने में, यहां रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को अपोज करता है फ्लो करने में, ठीक है। करंट को फ्लो करने में कौन अपोज करता है, रेजिस्टेंस। दोनों का कांसेप्ट लगभग सेम है, ठीक है। अब स्टेप अप और स्टेप डाउन देखिए, ट्रांसफार्मर का एक और कहना है, क्या कहना है कि जितना पावर हम इनपुट में डालेंगे आउटपुट में मेरा पावर उतना ही आएगा और फ्रीक्वेंसी मेरा चेंज नहीं करेगा, पावर दोनों में सेम रहेगा। मतलब समझ लीजिए V1 I1 प्राइमरी की बात करें तो, या VP IP प्राइमरी का, और सेकेंडरी में VS IS, ये दोनों जो होगा वो सेम होगा। पावर कहने का मतलब हुआ जो पावर होता है प्राइमरी साइड में उतना ही सेकेंडरी साइड में होता है। अगर आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो आपका स्टेप अप के लिए, स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा कि आपका वोल्टेज जो है VS जो है वो बढ़ जाएगा और IS जो है वो घट जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब प्राइमरी वाला पावर और सेकेंडरी वाला पावर बराबर होता है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है, फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना होता है 50 हर्ट्ज, चाहे प्राइमरी मिले या सेकेंडरी मिले
फ्रीक्वेंसी हमेशा 50 हर्ट्ज रहेगा और पावर भी हमेशा सेम ही रहेगा। अगर वोल्टेज को बढ़ाए तो करंट बढ़ जाएगा, ठीक है, और अगर करंट को बढ़ाएंगे, अगर सेकेंडरी में करंट बढ़ा देंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। बस समझ रहे हैं, मतलब अगर स्टेप डाउन करना है, आप वोल्टेज को घटा रहे हैं तो करंट सेकेंडरी में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और अगर आप वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं सेकेंडरी में तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। बात क्लियर है ना? तो यही चीज होता है ट्रांसफार्मर में। और ये ट्रांसफार्मर क्या है, एक स्टैटिक डिवाइस है, ये रोटेट कर रहा है क्या कोई पार्ट घूम रहा है इसका, नहीं घूम रहा, तो ये स्टैटिक डिवाइस क्या कर रहा है, विच ट्रांसफॉर्म पावर प्राइमरी साइड टू सेकेंडरी साइड विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का कोई चेंजिंग नहीं है, एट कांस्टेंट पावर, पावर जो क्या है कांस्टेंट है, मतलब जो प्राइमरी में पावर रहेगा वो सेकेंडरी में रहेगा। यही से नंबर ऑफ टर्न्स दिया जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कैसे बनेगा, अगर इसको इधर कर दीजिएगा, ठीक है, तो प्राइमरी बाई सेकेंडरी हो गया, यहां से इसको इधर कर दिए तो आईएस बाई क्या हो गया आईपी, ठीक है, और इसको उलट के लिख दीजिए वीएस सेकेंडरी बाई प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट बाई सेकेंडरी करंट, है ना, उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी तो ये किसके बराबर आ गया, के के बराबर। ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसी तरह से फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, और फ्लक्स प्रोड्यूस होने के लिए राइट हैंड का रूल लगा देते हैं, करंट डेवलप को वोल्टेज यहां पर लिंक करेगा, और जहां भी कंडक्टर को फ्लक्स लिंक करेगा वोल्टेज डेवलप होगा टाइम के साथ, लेकिन फ्लक्स चेंज करना चाहिए। अगर हम ये बोल देते कि ई वोल्टेज है, d∅dt है और phi मेरा कांस्टेंट है, अगर मेरा phi कांस्टेंट है, फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो, है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, ये कांस्टेंट रहेगा तो क्या रहेगा जीरो, वहां पर वोल्टेज इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ठीक है, ओके।